गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र, जो मानव तंत्र का एक भाग है। तो अपन ने देखा कि पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया। एक तो सहायक ग्रंथियां और मुख्य अंग। सहायक ग्रंथियों में अपन अब देखेंगे इस यकृत क्या होता है। इसके अलावा लार ग्रंथियां कैसे पाचन में रोल प्ले करती है। इसके अलावा आपकी है कि जो अग्नाशय है उसका क्या कार्य। अब देखते हैं अपन, जैसे ही भोजन मुख से कहाँ गया, आपके ग्रास नली में गया। तो ग्रास नली कैसी होती है? सक्रिय और पेशीय नली होती है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा तो 1 नंबर का होगा कि ग्रास नली सक्रिय और पेशीय नली होती है। इसके अलावा ग्रास नली जो मुख के निचले हिस्से से प्रारंभ होती है। अपने शरीर को अगर ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को देखा जाए तो एक संरचना से बटा होता है, जिसको बोलते हैं मध्यपट या डायफ्राम। ऊपर वाला जो वक्ष स्थल होता है उसमें सिर्फ हृदय और फेफड़े पाए जाते हैं। वक्ष स्थल में सिर्फ हृदय और फेफड़े पाए जाते हैं और डायफ्राम के नीचे वाला भाग उदर गुहा कहलाता है। तो आपकी ग्रास नली से भोजन कहाँ जाएगा? आपके उदर गुहा से होता हुआ आमाशय में पहुंच जाएगा। इसके अलावा ग्रास नली में कुछ श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रास नली में कुछ श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। अब यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ग्रास नली की भित्तियों में भोजन की गति के लिए कौन सी गति पाई जाती है? एक स्पेसिफिक गति होती है जिसका नाम होता है क्रमाकुंचन गति। जिसका नाम क्या होता है आपका? क्रमाकुंचन गति। इस गति के द्वारा ही भोजन क्या होगा? आपके आसानी से आपका जो भोजन है वो क्या करेगा? आपका पहुंच जाएगा कहाँ पे? आमाशय में। और आपको भोजन को पचाने में आसानी होगी। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट संरचना होती है, एक महत्वपूर्ण संरचना होती है जो क्या करती है, एक्चुअल में रियल में होता क्या, जो भोजन नली और जो श्वसन नली है वो पास पास में स्थित होती है। तो अपन जब भोजन करें तो श्वसन नली में भोजन जा सकता है, इसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो एक ऐसी संरचना होती है जिसे घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो जब अपन भोजन करते हैं तो ये श्वसन नली को ढक लेता है, जब श्वसन करते हैं तो ये भोजन नली को ढक लेता है। तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन क्या है? घाटी ढक्कन वो संरचना है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है और श्वास को भोजन नली में जाने से रोकती है। और ये जो इसकी जो क्रिया है एपिग्लोटिस की, ये ऑटोमेटिकली चलती रहती है। अभी एनिमेशन से आपको यहाँ है नहीं, वरना आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती। नेक्स्ट, भोजन कहाँ पहुँच गया? आपके आमाशय में। आमाशय में सबसे अधिक टाइम तक भोजन रहता है, 3 से 4 घंटे तक रहता है। इसके अलावा इसकी आकृति जे आकार की होती है और इसका आकार बड़ा और छोटा होता है। अब कई व्यक्ति क्या करते हैं, आप 2 रोटी खाते हैं, कई व्यक्ति क्या करते हैं 3 रोटी खाते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार 4 रोटी खा रहा है तो कुछ टाइम बाद में क्या होगा, उसका पेट 4 रोटी खाने पर ही भरता है, 2 रोटी या 3 रोटी से नहीं भरता। इसके पीछे कारण ये है कि आमाशय का आकार कैसा होता है आपका? लचीला होता है, वो बदलता रहता है। तो जैसे ही आपकी डाइट आपने इंक्रीज की है, आपने खाने की कैपेसिटी बढ़ाई है, तो आपके आमाशय का आकार बढ़ जाएगा। और अगर आपने उतना खाना नहीं खाया तो आपको लगेगा कि हम भूखे हैं। तो ये है आमाशय के लचीलेपन का कारण। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आमाशय को कितने भागों में बांटा गया? तो आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, कार्डिक भाग, जठर निर्गमी भाग और फंडिस भाग। सिर्फ यहीं से क्वेश्चन बनता है कि आमाशय के कितने भाग होते हैं? कार्डिक भाग, जठर निर्गमी भाग और फंडिस भाग। अब यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्या होता है कि भोजन वापस आमाशय से भोजन नली में नहीं जाता और ना ही बिना आवश्यकता के अनुसार आपके छोटी आंत में जाता। तो यहाँ पाई जाती है 2 अवरोधनियाँ। वहाँ पाई जाती है 2 अवरोधनियाँ। एक होगी ग्रास नली का अवरोधनी, मतलब ग्रास नली और आमाशय के बीच में जो अवरोधनी होगी वो ग्रास नली का अवरोधनी होगी। इसकी वजह से क्या होगा, आमाशय से जो अम्लीय भोजन है वो ग्रास नली में नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता तो क्या होता, आपके
वो जो ग्रास नली है उसमें भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है और हो सकता है वो नष्ट हो जाती। इसके अलावा दूसरी कौन सी अवरोध नहीं होती है? आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करने वाली होती है। अब ये क्या करेगी? आवश्यकता अनुसार भोजन को छोटी आंत में डालेगी, मतलब अपनी जितनी रिक्वायरमेंट होगी या जितना भोजन पाचित हो गया वही भोजन कहाँ जा पाएगा? आपके छोटी आंत में जा पाएगा, अपनी मर्जी से नहीं जा पाएगा। तो ये था आपका आमाशय। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे बड़ा भाग होता है जे आकार का होता है। अपना जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें अपन प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले लेक्चर के लास्ट में भी अपन ने ये सब किया था, इसके लास्ट में भी अपन ऐसे ही देखेंगे। अब भोजन आमाशय से कहाँ जाएगा? आपके छोटी आंत में। ये एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भाग है। कैसे? यही वो भाग है जहाँ सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, तो वो होता है आपके छोटी आंत में। इसको 3 भागों में बांट रखा है। छोटी आंत को कितने भागों में बांट रखा है? 3 भागों में, ग्रहणी, अग्रशुदांत्र और शुदांत्र। आपको इसमें से देखना क्या है? ग्रहणी। आपको ये नहीं देखना है क्या है, छोटा है बड़ा। यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पुटअप होगा। ग्रहणी कहाँ से जुड़ी हुई है? आपकी आमाशय से, क्योंकि सबसे पहला भाग है तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ग्रहणी से कौन जुड़ा होता है? अग्रशुदांत्र। अग्रशुदांत्र से शुदांत्र। अब ग्रहणी में क्या होता है? भोजन का रासायनिक पाचन होता है। जो भी एंजाइम भोजन में आवश्यक होंगे, भोजन को पचाने में सहायता करेंगे, वो ग्रहणी में आके क्या हो जाएंगे? आपके जुड़ जाएंगे। तो भोजन का रासायनिक पाचन कहाँ होगा? आपके छोटी आंत के ग्रहणी भाग में। इसको डियोडनम भी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अग्रशुदांत्र, जीजनम। ये छोटी आंत का वो भाग है जो ग्रहणी से जुड़ा हुआ। अल्टरनेट याद हो रहा है आपको? इसके अलावा इसमें क्या होता है? भोजन का अवशोषण। अगर डिटेल में पूछेगा कि ग्रहण छोटी आंत के कौन से भाग में भोजन का अवशोषण होता है, तो उसका जवाब है अग्रशुदांत्र या जीजनम। इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सी कोशिकाएं भोजन का अवशोषण करती है, तो आंत्र कोशिका या एंटेरोसाइट्स कोशिकाएं क्या करती है? भोजन का अवशोषण करती है। अब चलते हैं इसके तीसरे भाग में, जिसको बोलते हैं शुदांत्र। ये अंतिम भाग होगा। सिंपल सी बात है, 3 भागों में बांटा हुआ है, लास्ट वाला भाग है। अब इस भाग में क्या होगा? पोषक तत्वों का अवशोषण होगा। पोषक तत्वों का अवशोषण होगा। कौन कौन से पोषक तत्व? पित्त, लवण और विटामिन। पित्त, लवण और विटामिनों का अवशोषण छोटी आंत के अंतिम भाग शुदांत्र में संपन्न होता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन है और 1-1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन रहे। अब चलते हैं अपन बड़ी आंत में। छोटी आंत से अगला भाग क्या होगा? आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका डायमीटर, इसका व्यास क्या होता है? छोटी आंत से ज़्यादा होता है। इसकी लंबाई कम होती है पर डायमीटर ज़्यादा होता है। इसकी वजह से इसको बड़ी आंत कहा गया। अब ये क्या होगा? शुदांत्र उसका अंतिम भाग था, उससे आगे वाला भाग होगा। यहाँ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। यहाँ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाएंगे जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो एक क्वेश्चन बन गया कि बड़ी आंत के कौन से भाग में विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाएंगे, या कहाँ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाएंगे जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो वो कौन सा भाग हो जाएगा? आपका बड़ी आंत। इसके अलावा जो जल और खनिज लवणों का अवशोषण है वो कहाँ होता है? आपके बड़ी आंत में ही। यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। इसके 3 भाग बांटे गए। अंधनाद, ये भाग शुदांत्र से जुड़ा होता है, लास्ट वाले भाग से जुड़ा होता है। और जो पचित आहार का अवशोषण होता है और शेष अपशिष्ट होते हैं वो कहाँ पहुँच जाएंगे? आपके यहाँ। और ये अंधनाल के प्रथम भाग में क्या हो गए? इन सब का क्या हो जाएगा? आपका अवशोषण हो जाएगा। अंधनाल का जो प्रथम भाग है यहाँ, इन सब का क्या हो जाएगा? आपका अवशोषण हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है? आपके भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। इसके अलावा इसके जो आपकी बड़ी आंत है, इसको आगे भागों में बांटा गया है। अपन इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज में।
इसके कौन कौन से भाग हैं, या ये कह सकते हैं ये कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भोजन के पाचन में। तो इसके 3 भाग, अपन ने इसको 3 भागों में बांटा था। इसको अपन ने 3 भागों में बांटा। बड़ी आंत के अपन ने क्या बांटे, आपके 3 भाग बांटे थे। तो इन 3 भागों से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है या कैसे कैसे बन सकते हैं, इसके 3 भाग हैं। वृद्धांत्र, इसके अलावा अग्रशुद्धांत्र और मलाशय। अब जो वृद्धांत्र है उसमें क्या होता है, एक अवशेषी संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका। जो शुद्धांत्र का अगला भाग है वहाँ एक 4-5 इंच लंबी नलिकाकार अंग होता है जिसे बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका। ये क्या होता है, अवशेषी अंग होता है। कोई टाइम में जब मनुष्य सेलुलोज का पाचन करता था उस टाइम ये क्या था, ये अंग काम आता था। अब क्या होता है, मनुष्य के शरीर में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते। इस कारण क्या होता है, ये अवशेषी अंग है, सब लोगों में पाया जाता है। और कई लोगों में क्या होता है, ये कोई इन्फेक्शन की वजह से बढ़ने लग जाता है, तब इसकी सर्जरी करके ऑपरेशन करके इसको हटाना पड़ता है। तो कृमि रूपी परिशेषिका क्या होता है, एक अवशेषी अंग का प्रकार है। अब यहाँ से आपका क्या हो गया, भोजन चला गया वृद्धांत्र में। आपको इसमें से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ 3 भाग होते हैं, ये आप ध्यान रखना। इसके वृद्धांत्र के भी आगे 4 भाग बांट रखे, ये आपके डिटेल में नहीं आता है, फिर भी एक बार देख लो। आरोही वृद्धांत्र, अनुप्रस्थ वृद्धांत्र, अवरोही और शिग्माकार। आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और शिग्माकार, ये है आपका वृद्धांत्र। अब चलते हैं इसका अंतिम भाग। पाचन तंत्र का जो पढ़ रहे हैं उसमें जो अंग होते हैं उनका अंतिम भाग क्या होता है, मलाशय। सिर्फ अंतिम भाग होता है, इसके अलावा क्या होता है, ये एक थैली जैसी संरचना होती है। आहार नाल का अंतिम भाग होता है, थैली जैसी संरचना होती है। तो भोजन के पाचन के बाद जो अपशिष्ट बचता है उसको मलाशय में क्या कर लिया जाता है, आपके इकट्ठा कर लिया जाता है। यहाँ भी क्या पाई जाती है, सवर्णी या कह सकते हैं आपके स्प्लैंक्टर्स पाई जाती है, पेशियाँ पाई जाती है। तो समय समय पर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इन पेशियों से ही क्या होता है, आपके ये नियंत्रित रहती है, जिसकी वजह से आपके जो मलाशय का जो मलाशय का जो मुख होता है वो क्या करता है, आपका नियंत्रित था। तो ये था आपके पाचन तंत्र में मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, उनको अपन ने डिटेल से देखा। अब चलते हैं पाचन ग्रंथियाँ। तो पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है, 3 प्रकार की दे रखी है, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो सबसे पहले देखते हैं अपन लार ग्रंथि। अपन पहले भी एक बार पढ़ चुके। लार ग्रंथि कहाँ होगी, मुख में होगी। 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होगी, 3 प्रकार, अधोजंब, अधोजीवा और कर्णपूर्व। अधोजंब, अधोजीवा और कर्णपूर्व। अब लार ग्रंथियों का मुख्य कार्य होता है लार उत्पन्न करना। लार कैसा होता है, चिपचिपा सा श्लेष्मी मिश्रण होता है। इसके अलावा ये क्या करेगा, आपके भोजन को पचाने में मदद करता है। इसके अलावा क्या करेगा, ये भोजन में स्टार्च या ये कह सकते हैं भोजन को लसलसा बना देगा, जिससे आपको निगलने में आसानी होगी। इसके अलावा जो मुख में है, लार ग्रंथियों मुख में पाई जाती है, और भोजन में जो स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसका पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, आपके मुख से ही शुरू हो जाता है। अब देखते हैं 3 प्रकार की ग्रंथियाँ। आपके चित्र में इनकी स्थिति भी दे रखी है, कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजंब ग्रंथि और अधोजिह्वा ग्रंथि। कर्णपूर्व सिंपल सा, इसके नाम से ही पता चलता है ये कैसी होती है, कान के पूर्व वाले भाग में, जस्ट नीचे वाले भाग में स्थित होगी। सिंपल सी बात है, सीरमी तरल, मतलब वही आपका क्या करेगी, आपके श्लेष्मा का स्त्रावण करेगी। अधोजंब ये एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि वो देखो, अपने शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है।
नलिका विहीन ग्रंथियाँ, नलिका युक्त ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियाँ। तो ये कैसी है आपकी मिश्रित ग्रंथि है, मतलब जिसमें तरल और श्लेष्मा दोनों का स्त्रावण होगा। तो ये है आपकी मिश्रित ग्रंथि। आपका जो अग्नाशय है वो भी क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि का ही उदाहरण है। वो अग्नाशय रस का स्त्रावण भी करता है और साथ में एंजाइम्स का हार्मोन का स्त्रावण भी करता है। अधोजीवा ग्रंथि ये जीभ के नीचे पाई जाती है। ठीक है, तो आपको तीनों के नाम ध्यान रखने हैं। अब चलते अग्नाशय, ये भी क्या आपका एक पाचन तंत्र में सहायक ग्रंथि है। ये देखो मिश्रित ग्रंथि अर्थात अंतःस्रावी और बहिस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जो अपने स्रावों को कहाँ डालती है, सीधे ही रक्त में डाल देती है। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां या इनको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। ये अर्धवार्षिक में क्वेश्चन आया था पिछली बार। अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती हैं आपकी, नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती है, अपने स्रावों को सीधे ही ब्लड में डाल देती है, रक्त में। बहिस्रावी ग्रंथियां वो होती है जो अपने स्रावों को नलिकाओं के माध्यम से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। तो ये मिश्रित ग्रंथि है, अंतःस्रावी है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि इनसे कौन से दो हार्मोन स्रावित होते हैं। वैसे तीन होते हैं, आपके दो दे रखे हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और तीसरा है आपके सोमेटोस्टेटिन। तो आप तो दोनों को ध्यान रखो, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। बहिस्रावी भी है, अंतःस्रावी है। अंतःस्रावी में तो क्या हो गया आपके हार्मोन हो गए। बहिस्रावी में कौन हो जाएंगे आपके अग्नाशय के द्वारा जो रस स्रावित होता है उसको बोलते हैं अग्नाशय रस। ये ग्रंथि यकृत ग्रसना तिल्ली से घिरी रहती है। देख लो आप, अग्नाशय ग्रंथि आपके यहाँ डायग्राम में दे रखा है। ये कैसी होती है आपके दे रखा डायग्राम में कि ये किस किस से घिरी रहती है आपके, तिल्ली भी है इसके पास में। इसके अलावा क्या है आपके ग्रसनी तथा तिल्ली और यकृत तीनों से घिरी होती है। अब 6 से 8 इंच होती है, बिल्कुल नहीं आएगा। इसके द्वारा जो एंजाइम स्रावित होते हैं आंतों में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, ये इससे जो एंजाइम स्रावित होंगे वो क्या करेंगे, प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं, अग्नाशय के द्वारा। और यही वो हार्मोन है जो रक्त में क्या करेंगे आपके ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। अगर ये मात्रा नियंत्रित नहीं होगी तो आपके क्या हो जाएगा, रक्त में शर्करा बढ़ जाएगी और आपके क्या हो जाएगी, डायबिटीज, जिसको बोलते हैं अपन मधुमेह रोग। तो इससे ये नुकसान होता है। तो ये ग्रंथि क्या करती है, आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आपको जो भी इस टॉपिक में से जो भी प्रॉब्लम हो वो आप पूछ लीजिए। इसके अलावा आपको लगता हो कि इस वाले को आप वापस से पढ़ाएं तो मैं आपके वापस से रिपीट कर दूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।